So, welcome everyone. Today we are going to have idea about the CBSE class 10 evaluation method कि किस तरीके से आपका इवेल्युएशन होने वाला है, क्या क्राइटेरिया सेट किया जा रहा है, राइट। आप सभी ने काफी दिनों से इंतजार किया था ये समझने के लिए कि किस तरीके से सीबीएसई जो है वो आपका इवेल्युएशन करने वाली है, बिकॉज आप सभी जानते हैं ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन सीबीएसई हैज डिसाइडेड कि वो 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगी एज इफ नाउ, बट उन्होंने एक फ्रीडम भी दी है कि अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, इन दैट केस आप एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं जब सिचुएशन नॉर्मल होगी। ठीक है, सो लेट्स से पॉइंट वाइज सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, स्क्रीन सभी को विजिबल है अच्छे से? यस सर। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इन द व्यू ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस सीबीएसई नोटिफिकेशन डेटेड ऑन दिस 14/4/2021। आप सभी जानते हैं कि एग्जाम को कैंसिल किया गया था, राइट, उन्होंने अनाउंस किया था। Result of class 10 board will be prepared on the basis of an objective criteria to be developed by the board, and any candidate who is not satisfied with the marks allocated will be given an opportunity to appear in exam as and when the conditions are conducive to hold the exams, conducive to hold the exam। ठीक है, जब कंडीशन ठीक होगी तब ये पॉसिबल हो पाएगा एग्जाम कंडक्ट करना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अब फॉर द सीबीएसई उनके लिए चैलेंज क्या था? ठीक है, सो इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन उन्होंने बताया है कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, सो दे रिलाई ऑन द सीबीएसई स्कूल्स, द प्रिंसिपल्स, द टीचर्स, उनके ऊपर डिपेंड है इस बार सीबीएसई। बट स्टिल सीबीएसई ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरीके का अनजस्टिस या कोई बायस ना हो पाए, इसलिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया भी सेट किए हैं, उसे हम डिटेल में आगे अभी देखने वाले हैं। ठीक है, अब समझिए प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप सभी का 100 मार्क्स में से असेसमेंट होने वाला है फॉर ईच सब्जेक्ट, और आप सभी जानते हैं कि आपका जो असेसमेंट होता है वो 80 + 20 मार्क्स कौन से होते हैं बेटा? जो आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होते हैं, और 80 मार्क्स कौन से होते हैं? जो आपके ईयर एंड में जो बोर्ड एग्जाम होता है उसके होते हैं। बट इस साल तो बोर्ड एग्जाम होने वाला नहीं है। अगर बोर्ड एग्जाम नहीं होने वाला है तो फिर ये जो आपके 80 मार्क्स हैं इसे कैसे रखा जाएगा, या 80 मार्क्स का असेसमेंट कैसे किया जाएगा उसे हम देखते हैं, राइट। So due to cancellation of the board examination, the assessment of 80 marks will be done by the school. अब ये 80 मार्क्स का 20 मार्क्स तो वैसे भी किसने रखे हैं? आपके स्कूल के टीचर्स ने रखे हैं, राइट। वो 20 मार्क्स तो यहाँ से ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और नहीं हुए तो अभी उनको अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, कब तक अपलोड करने पड़ेंगे? तो 11 जून 2021 तक अपलोड करने पड़ेंगे। तो एक चीज तो यहां पर बहुत ही क्लियर हो गई बेटा कि 11 जून 2021 तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होने वाला है। यहां तक क्लियर है? एक चीज इन्होंने, क्योंकि जब ये अपलोड करने की डेट इन्होंने 11 जून 2021 बताई है, दैट मींस वी कैन से श्योरली कि एक जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 11 जून 2021 से पहले तो किसी भी हालत में नहीं होने वाला। तो एक रिजल्ट का भी इन्होंने आइडिया दे दिया है। ठीक है, अच्छा अब समझिए, अब ये जो 80 मार्क्स हैं ये 80 मार्क्स स्कूल रखने वाली है, लेकिन कैसे रखने वाली है, क्या क्राइटेरिया सेट किए गए हैं? ठीक है, वो देखिए। So based on the marks scored by the candidate in the different test or exam conducted by the school during the year, and the marks should be in consonance with the past performance of the school in class 10 board examination. अब समझिए, आपके प्रीवियस ईयर्स में जो भी टेस्ट हुए हैं स्कूल के अंदर, उन सभी टेस्ट के बेसिस पे ही आपके मार्क्स रखे जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके कंसिस्टेंसी 80 में से अगर आपके 30-35 मार्क्स आए हैं या 70-75 मार्क्स आए हैं, राइट, तो 70-75 जिसके मार्क्स आए हैं उसको 70 से नीचे मार्क्स नहीं देंगे, और जिसके 30-35 मार्क्स आए हैं उसको 35 से ज्यादा मार्क्स नहीं देने वाले। ठीक है, उसके क्राइटेरिया इन्होंने सेट किए हुए हैं। दूसरा समझिए,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजल्ट कमिटी। तो ये जो रिजल्ट बनेगा आप लोगों का, वो रिजल्ट बनाने के लिए इन्होंने क्या तरीका यूज किया है आप वो देखिए सीबीएसई ने। Each school shall form a result committee consisting of principal and 7 teachers. ठीक है, एक प्रिंसिपल एंड 7 टीचर्स विल बी देयर, जिसमें से 5 टीचर्स जो होते हैं वो आपके स्कूल के रहते हैं और 2 टीचर्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल एग्जामिनर रहते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनर मतलब कि अगर हम बात करें कि मोडासा की, तो मोडासा के अंदर आप सभी जानते हैं कि एक बीकानेर स्कूल है और एक प्रार्थना ग्लोबल स्कूल है, राइट। तो बीकानेर में अगर 5 टीचर हैं तो बाकी के जो 2 टीचर हैं वो कहां से आ सकते हैं, तो नियर स्कूल प्रार्थना ग्लोबल स्कूल है तो वहां से 2 टीचर्स अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब वो बुला सकते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जो भी टीचर आता है वहां से एज अ रिन्यूमरेशन, जैसे हम कह सकते हैं होनोरेरियम, जो अमाउंट होता है विच इज फिक्स्ड बाय द सीबीएसई, वो उन टीचर्स को प्रोवाइड किया जाएगा उस वर्क जो असाइन किया गया है सीबीएसई ने उसके लिए, ठीक है। अब सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस एंड 2 अदर लैंग्वेजेस, टोटल 5 टीचर्स आपके स्कूल की तरफ से रहेंगे। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो डाउट सर। ओके ग्रेट। अब आगे समझिए, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड असेसमेंट। अब ऐसा नहीं है कि बाहर से टीचर आया या आपके स्कूल के टीचर्स हैं तो जैसे इच्छा होगी वैसे मार्क्स रख दिए जाएंगे। नो, इट विल नॉट बी लाइक दैट। यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड्स, मतलब जो भी रिकॉर्ड्स आपके प्रीवियस लास्ट ईयर के मेंटेन है या आपकी जो भी एग्जाम्स हुई हैं उनकी सारी रिकॉर्ड्स स्कूल के पास अवेलेबल होते हैं। उसके बेसिस पे उनको आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे और वो रिकॉर्ड्स उनको डॉक्यूमेंट करके रखने पड़ेंगे, मतलब वो उन्हें रखने पड़ेंगे अपने पास में, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली आपके मार्क्स पुट अप किए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो वहां पर किसी भी तरीके की झोलपंथी वहां पर नहीं चला सकते, राइट। क्योंकि हो सकता है कि सीबीएसई कुछ लोगों को अपॉइंट करे, अगर उनको कुछ भी गड़बड़ी लगती है तो वहां से वो डिप्लॉय किए जाएंगे और वहां यहाँ पर वो चेक करने के लिए आ सकते हैं और आपके रिकॉर्ड्स भी चेक किए जा सकते हैं। तो घपला बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज समझिए, the evidence towards the performance of the students in the internal test exams conducted by the school should be documented student wise and maintained in a secure manner. These documents may be called upon by subsequent verification as per the instruction of the board. As per the information collected from the schools through regional offices of CBSE, schools have conducted different types and number of tests or exams broadly. मतलब अभी तक जो भी सीबीएसई की नॉर्म्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग आप सभी जानते हैं कि मंथली असेसमेंट हो गया या आपके यूनिट टेस्ट हो गए या आपके मिड टर्म टेस्ट हो गए या आपके प्री बोर्ड्स हो गए, राइट। ये सारे एग्जाम्स हर एक सीबीएसई स्कूल कंडक्ट करवाता है एज पर द सीबीएसई नॉर्म्स। अब इसमें यहाँ पर कैटेगरी ऑफ टेस्ट में 3 टेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, एबीसी आप देख सकते हैं, पीरियोडिक टेस्ट और यू कैन से यूनिट टेस्ट, जिसे आप सीरियसली नहीं लेते हैं एग्जाम्स के टाइम पे। सेकंड है हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्जामिनेशन एंड तीसरा है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। ये 3 तरीके के यहाँ पर एग्जाम्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब असेसमेंट कैसे किया जाएगा। मान लो जो आपको प्री बोर्ड के जो, मान लो आपका प्री बोर्ड 20 मार्क्स का लिया गया, सपोज आपका प्री बोर्ड जो है, सॉरी आपका जो पीरियोडिक टेस्ट है या यूनिट टेस्ट है वो 20 मार्क्स का लिया गया है, ठीक है। अब मान लो किसी बच्चे के 20 में से 18 मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो उसके 10 में से कितने मार्क्स रखे जाएंगे बेटा, उसके रखे जाएंगे 9 मार्क्स। कितने रखे जाएंगे, 9 मार्क्स रखे जाएंगे। बोलो यहां तक समझ में आया। अब हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्जामिनेशन की बात करें तो हाफ ईयरली और मिड टर्म एग्जामिनेशन मान लीजिए 50 मार्क्स का होता है या 60 मार्क्स का होता है या 70, जो भी स्कूल्स हैं, हर एक स्कूल का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने स्कूल्स एग्जाम कंडक्ट करवाती है, हाफ ईयरली मिड टर्म एग्जामिनेशन, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हाफ ईयरली मान लीजिए कंडक्ट करवाया गया, फॉर एग्जांपल, राइट, अगर हम ये कहें कि हाफ ईयरली कंडक्ट करवाया गया 60 मार्क्स का सपोज, ठीक है, और किसी बच्चे के 60 में से आए हैं 48 मार्क्स। कितने आए, 60 में से 48 मार्क्स आए हैं। अगर 60 में से 48 मार्क्स आए हैं तो यहाँ पर 30 में से कितने मार्क्स रखे जाएंगे, 24 मार्क्स रखे जाएंगे, राइट। और अगर आपके प्री बोर्ड्स जो हुए हैं, प्री बोर्ड्स बेटा आपके मान लीजिए 80 मार्क्स के हुए हैं और किसी बच्चे के 80 में से हम ये कहते हैं कि 76 मार्क्स आए हैं मान लीजिए, तो 80 में से 76 मार्क्स आए हैं तो 40 में से कितने मार्क्स हम कंसीडर करेंगे बेटा, 38
38 मार्क्स कंसीडर करेंगे, राइट। अब ये आपका टोटल बन गया 80 मार्क्स का, तो 38 प्लस 24 प्लस 9 कितना हो जाएगा बताइए? 38 प्लस 24 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा, यस राइट। सर। कितना हो गया? 71 हो गया, 71। राइट। अब यहां पे समझिए कि ये अब आपके मार्क्स 80 में से कितने हो गए? 71 मार्क्स। मतलब कि आपके स्कूल के टीचर अब आपके यहां से 80 में से 71 मार्क्स फिलअप करके भेज देंगे इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज जो यहाँ पर ध्यान रखने की है वो ये है कि जो 20 मार्क्स हैं बेटा, जो आपके जो आपके इंटरनल असेसमेंट्स के मार्क्स होते हैं 20 मार्क्स, वो 20 मार्क्स आपको पहले से ही मतलब अपलोड कर दिए गए हैं, और अगर अपलोड करने के बाकी हैं तो वो अपलोड कर दिए जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट वो भी स्कूल के टीचर्स ही आपको प्रोवाइड करते हैं। अब इंटरनल असेसमेंट मान लीजिए जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट करने दिया गया हो या आपने होमवर्क किया हो, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग आपके कुछ इंटरनली असेसमेंट होते हैं जो टीचर्स ने अपने क्राइटेरिया सेट किए होते हैं, जो सीबीएसई की नॉर्म के अकॉर्डिंग गिवन होते हैं। उस क्राइटेरिया के बेसिस से मान लीजिए आपके 20 में से 18 मार्क्स आए। कितने आए? 20 में से सपोज 18 मार्क्स आए, तो 71 प्लस 18 आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे बेटा? 89. मतलब 100 में से आपके कितने मार्क्स आ गए? 89। 89 मार्क्स आ गए, राइट। तो ये आपका क्या हो गया बेटा? ये आपका फाइनल रिजल्ट बन गया कि भाई आपके 100 में से 89 मार्क्स आए हैं। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे मैक्सिमम समझिए, स्कूल जो है 100 में से 89 नंबर ही दे सकता है, मतलब किसी भी बच्चे को। हो गया। अब आगे समझिए, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खैर वो आपके स्कूल को लागू नहीं लगने वाला है, बिकॉज जो यहाँ पे मैं जिन स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो इस स्कूल में आप पढ़ते हैं, उस स्कूल के अंदर डेफिनेटली एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं, ठीक है। इन केस schools have conducted more than one test or exam within each category, the result committee may fix the weightage to be given to each test or exam within the category subject to the overall maximum marks for that category. For example, if a school has conducted 2 or 3 pre-boards, मान लीजिए आपका प्री बोर्ड हुआ 1, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, मान लो 2 प्री बोर्ड्स हुए, ठीक है। अब मैं आपको इसमें डिटेल में बताता हूँ। 2 or 3 pre-board exam, it may decide to take an average of 3 exams, take the best performance in 3 tests, or give a weightage to each exam considered suitable. अच्छा, मान लो आपके 3 pre-boards हुए, सपोज प्री बोर्ड 1, 2 एंड 3। अब मान लो प्री बोर्ड बेटा हुआ आपका मैक्सिमम कितने मार्क्स का होता है? प्री बोर्ड मैक्सिमम होता है 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है प्री बोर्ड बेटा? 80 मार्क्स का होता है, राइट। अब मान लीजिए किसी बच्चे के प्री बोर्ड 1 में मान लीजिए 78 मार्क्स आए, किसी बच्चे के प्री बोर्ड 2 में, सेम स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, 68 मार्क्स है, और थर्ड में उसके 72 मार्क्स है सपोज। तो अब कौन सा मार्क्स लिए जाएंगे? तो या तो वो एवरेज ले लें स्कूल कि भाई 3 प्री बोर्ड्स करवाए, तीनों प्री बोर्ड्स का आप एवरेज निकाल लो, तो एवरेज जो आएगा वो आपके मार्क्स हो जाएंगे। या फिर बेस्ट ऑफ 3 कर लो कि भाई 3 टेस्ट हैं, तीनों में से सबसे ज्यादा किस में है, तो 78 सबसे ज्यादा है, तो 78 मार्क्स कंसीडर किए जाए, राइट। फॉर मान लीजिए कि हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी सपोज, ठीक है। हमारे पास में 2 स्टूडेंट है, एक है स्टूडेंट ए, सपोज यहां पर मैं बताता हूं आपको, मान लीजिए यहां पर हमने ले लिया कि एक स्टूडेंट हो गया ए और दूसरा स्टूडेंट हो गया आपका बी। ये 2 स्टूडेंट है हमारे पास में, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी, ठीक है। अब मान लो कि 3 प्री बोर्ड्स हुए, और 3 प्री बोर्ड्स में एक बच्चे के जैसे में लिखे 78, 68 एंड 72 आए, किसी और दूसरे बच्चे के मान लो 60 आए, 64 आए और 75 आए। तो क्या किया जाएगा? अगर बेस्ट ऑफ 3 लिया जाएगा तो स्टूडेंट ए का 78 कंसीडर किया जाएगा, और स्टूडेंट बी का कौन सा कंसीडर किया जाएगा? 75 कंसीडर किया जाएगा, राइट। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि एवरेज निकालो तीनों का, एवरेज निकालना आप सभी को आता है, राइट। तो तीनों का एवरेज निकालो, जो एवरेज बैठता है वो आपके मार्क्स यहां से पुटअप किए जाएंगे। बोलो क्लियर है यहां तक? Yes, sir.
एवरेज में भी बेटा ऐसा है कि एवरेज आपका 80 की रिस्पेक्ट में निकलेगा, लेकिन उसको रखा किसकी रिस्पेक्ट में जाएगा, 40 की रिस्पेक्ट में रखा जाएगा। समझ में आ रहा है? प्री बोर्ड के जो मार्क्स हैं वो 40 के रेफरेंस में रखे जाएंगे। ओके, अब आगे देखिए। यस, अब आगे देखिए। नेक्स्ट है, देयर आर सम स्कूल्स where one or more of the above three categories of test exam have not been conducted. अगर कंडक्ट नहीं किए गए हैं तो further there may be difference in term of the mode of conduct of examination, that means online या offline हो सकता है. Also it is possible that some of the students may not have appeared in any or some of the examinations conducted by the schools. और मान लो जैसे आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा बच्चे ने कि अगर मान लीजिए हमने उस एग्जाम में अपीयर नहीं किया है, इन दैट केस हम क्या करेंगे? तो इन दैट केस क्या करेंगे, वो नॉर्म्स भी सीबीएसई ने दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए आप सभी को आई डोंट नो कि ध्यान है कि नहीं है, लेकिन मैंने 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई और 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई एंड इवन गुजरात बोर्ड, इन सभी स्टूडेंट्स को मैंने पहले ही इंफॉर्मेशन दिया था कि आप प्री बोर्ड्स को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, क्योंकि जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है या कैंसिल हो सकता है। अगर एग्जाम कैंसिल हुआ तो फिर आपके प्री बोर्ड के बेसिस पे मार्क्स रखे जाएंगे बोर्ड्स में, और वही हुआ। अगर आप में से किसी ने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा तो डेफिनेटली आपने प्री बोर्ड्स को तरीके से दिया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे समझिए इस चीज को। In all the above exams or in all the above cases, मतलब कि मान लो स्कूल ने टेस्ट कंडक्ट करवाए नहीं करवाए, ऑनलाइन लिया ऑफलाइन लिया, स्कूल ने कंडक्ट करवाया लेकिन आपको कोविड था, आप नहीं टेस्ट दे पाए, उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? So in all above the cases, result committee constituted by school will have to address these challenges based on the analysis and study of the situation prevailing in the school and thereafter draw up a criteria for the assessment of 80 marks. मतलब ये सिस्टम, मतलब जो भी ये प्रॉब्लम हुई उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसको लाना है? स्कूल को ही लाना है, राइट? द एम शुड बी टू cover as broad a range of assessment objective as possible. The rationale for the criteria should be well thought out, objective, and should be documented in the form of rational document. Explaining in detail, annexure number 2 है, उस पे ये सब चीजें थोड़ा और डिटेल में दी हुई हैं. Explaining in detail how school assess marks have been determined out of 80 in this cases. वहां पर उस पेज पे annexure 2 में ये given है, right? Where all three categories of tests or exams have not been conducted by the school, and in case where students have not appeared in any or some of the test or exam category selected for the assessment, the committee should in all cases clearly record all its decision in writing with the reason in the rational document. मतलब कि अगर मान लीजिए सपोज आपने बेटा मान लीजिए कि यूनिट टेस्ट दिया है, राइट, और मिड टर्म टेस्ट भी दिए हैं, लेकिन मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आप प्री बोर्ड नहीं दे पाए सो एंड सो रीजन से, तो स्कूल को डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा कि इस बच्चे ने प्री बोर्ड नहीं दिया था, उसके पीछे रीजन क्या है, और उसका एनालिसिस अब वो किस तरीके से करने वाले हैं, इसका भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन उनके पास होना जरूरी है। Assessment standardization. As marks will be allocated at school level, they will strictly not be comparable across schools due to variation in the quality of question papers, the evaluation standard and processes, the mode of conduct of exam, etc. Therefore, to ensure standardization, each school will have to internally moderate the marks to account for the school level variation by using a reliable reference standard. अब देखिए मान लीजिए कि अगर हम बात करें, यू आर सिटिंग राइट नाउ इन मोडासा, कुछ बच्चे अहमदाबाद में हैं, मान लीजिए जो बच्चे उदयपुर में है, अजमेर में है, दिल्ली में है या उत्तराखंड में है, राइट, तो हर एक स्टेट में सीबीएसई स्कूल से आप सभी जानते हैं, हर एक स्टेट का जो पेपर का लेवल होता है वो डिफरेंट होता है, हर एक स्कूल का पेपर का लेवल डिफरेंट होता है, और मार्क्स जो है वो आपके स्कूल के बेस पे जाने वाले। पहले तो स्टैंडर्डाइज मेथड होता था कि भाई सीबीएसई पेपर निकालेगी, उसके बेसिस पे आपके मार्क्स
होते थे, सभी के लिए इक्वल होता था। बट अब इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, तो इस सिचुएशन में स्कूल को खुद ही इंटरनली लेवल पे अपने स्टैंडर्ड्स फिक्स करने पड़ेंगे और उस स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे ही उनको मार्क्स देने रहेंगे, राइट। और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए या उसका रेफरेंस लेने के लिए जो रिलायबल रेफरेंस स्टैंडर्ड्स हैं उसका वो यूज कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ये जो इन्फो है ये स्कूल के लिए थी। अच्छा, अब समझिए ये जो अभी मैं इंफॉर्मेशन और देने जा रहा हूं वो आपके लिए और स्टूडेंट आपके लिए और स्कूल्स दोनों के लिए ही वैलिड है। मतलब जो स्कूल्स में जो प्रिंसिपल हैं या जो टीचर्स हैं उनके लिए भी समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी है जितना आपके लिए भी है, राइट। नाउ the historical performance of the school in terms of the best overall performance in the previous 3 years board examination will be taken as the reference for moderating the marks assessed by the school for 2021। अब क्या किया जाएगा, पिछले 3 साल के रिकॉर्ड उठाए जाएंगे। कौन कौन से साल के, तो 2017, 17, 18, 18, 19 और 19, 20, ये 3 प्रीवियस ईयर्स के आपके रिकॉर्ड्स लिए जाएंगे। उस रिकॉर्ड्स के बेसिस पे आपका 2021 का असेसमेंट किया जाएगा। मतलब कि क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में आपकी जो स्कूल्स हैं उसके अंदर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मान लीजिए मैं बात करूं साइंस की, अगर साइंस में 2017-18 में मान लीजिए 94 मार्क्स हाईएस्ट थे, मान लीजिए सपोज अगर मैं ये कहूं कि साइंस में 94 मार्क्स हाईएस्ट थे, कब, 17-18 में। फिर 18-19 में 90 मार्क्स हाईएस्ट थे और 19-20 के अंदर 92 मार्क्स हाईएस्ट थे। ये साइंस, सिर्फ मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं 3 इयर्स के रेफरेंस में, ठीक है। तो क्या होता है कि इन तीनों इयर्स का आपको इवेल्युएशन करना होगा कि हमारे पिछले 3 सालों में हमारे बच्चों के क्या क्या मार्क्स रहे हैं, उस बेसिस पे आपके मार्क्स जाएंगे यहाँ से। मतलब ऐसा नहीं है कि पिछले 3 सालों में तो मान लो कि स्कूल ने 100 में से आए 74, 70 एंड 68 और इस साल यहाँ से भेज रहे हैं 94, 95, 96 ऐसे मार्क्स भेज रहे हैं, ये वैलिड नहीं होगा। तो उसके लिए सीबीएसई ने क्राइटेरिया सेट किया कि भाई आप पिछले 3 सालों में आपकी स्कूल की परफॉर्मेंस क्या थी सब्जेक्ट वाइज, आप वो देखिए, उसका एवरेज देखिए, उस एवरेज के बेसिस पे आप अपने बच्चों के मार्क्स असाइन कीजिए। बोलो यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. राइट, अब समझिए यहां पर। For example, if in a school the overall average students in 2017-18 is 72%, 18-19 is 74%, and 19-20 is 71%, the school will use the subject-wise average. The school will use the subject-wise average of 2018-19, which are the highest for the moderation. ठीक है, जिस साल में हाईएस्ट मार्क्स हैं उसी साल के आप मार्क्स पिक करो और मॉडरेट करने के लिए, मॉडरेशन मेथड यूज करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। द सिलेक्टेड ईयर विल बी द रेफरेंस ईयर फॉर द स्कूल। फॉर ईच सब्जेक्ट द स्कूल विल हैव टू फॉलो अ ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स which will be based on the performance of the reference year by that school in that subject, by that school, ठीक है। रेफरेंस ईयर ध्यान रखना है और सब्जेक्ट भी ध्यान रखना है, कौन से साल में कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज समझिए, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स असेस्ड बाय स्कूल फॉर 2021 शुड बी विद इन द रेंज ऑफ +or-2 मार्क्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखने की है। +or-2 marks obtained by the school in the subject in the reference year. The overall average marks for the school assessed in 2021 for all the 5 main subjects should not exceed the overall average marks obtained by the school in the reference year. अब रेफरेंस ईयर के अंदर मान लीजिए हमने ले लिया भाई 2017-18 का रेफरेंस ईयर, 94 मार्क्स है बेटा साइंस के अंदर हाईएस्ट, तो साइंस में 94 मार्क्स हैं तो आप +or-2 कर सकते हैं, मतलब 96 जा सकते हैं या 92 जा सकते हैं। यू कैन नॉट गो टू 99 और 100 आउट ऑफ 100। बोलो यहां तक क्लियर है? मतलब ये एक तरीके का रेस्ट्रिक्शन भी कह सकते हैं हम कि किसी स्टूडेंट के मान लीजिए 100 आउट ऑफ 100 आने के चांसेस हैं, तो उस केसेस में ये थोड़ा सा हो सकता है कि
प्लस माइनस कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, इन केस डेटा फॉर अ स्कूल फॉर ओनली 2 years इज अवेलेबल। मान लो कोई स्कूल है जो 2 साल पहले ही ओपन हुई है, जैसे मोड़ासा में एक स्कूल ऐसा है जिन्होंने 2 साल से ही सीबीएसई की परमिशन है, राइट। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो वो सिर्फ 2 साल का डेटा ही यूज करके उसमें से रेफरेंस ईयर को लेकर और करेंगे। और अगर मान लो सिर्फ एक ही साल निकाला है सीबीएसई का, अभी 1 year ही कंप्लीट हुआ है, मतलब 10th का एक ही बैच पास हुआ है, मान लो लास्ट ईयर ही एक बैच निकला 2019-20 में, तो सिर्फ एक बैच के बेसिस पे ही उनको आगे कंसीडर करना रहेगा। बोलो यहां तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? No doubt, sir. पक्का? चलिए, सर एवरेज मार्क्स जो लिए जाएंगे वो स्टूडेंट वाइज लिए जाएंगे या फिर बैच वाइज? स्टूडेंट वाइज बेटा। ओके। स्टूडेंट के ही एवरेज मार्क्स, मतलब जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि 94, 92 एंड 92, तो ये किसी स्टूडेंट की हाईएस्ट मार्क्स है मान लो 94, एवरेज मार्क्स तो बेटा बहुत नीचे चला जाता है, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मुश्किल से पास हो रहे होते हैं, और एक बच्चा ऐसा होता है जो 98, 99 लेके आ रहा है। तो अगर एवरेज करने जाएंगे तो फिर 100 में से आपका एवरेज तो 60, 65 चला जाएगा, अगर सभी के एवरेज लेंगे तो। इसलिए जो हाईएस्ट होता है वो कंसीडर किया जाता है और उस ईयर को कंसीडर किया जाता है। लाइक मैंने बताया 2017-18, तो 2017-18 में साइंस में 94 मार्क्स हाईएस्ट है, तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर +or -2 कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, और जो भी स्कूल होगी वो डेफिनेटली जिस साल उनके यहाँ से हाईएस्ट नंबर्स आए होंगे उसी को वो रेफरेंस लेते हुए ही चलेगी। अब आगे देखिए, marks obtained by the student of the school in the subject in a previous board examination have been taken for the purpose of internal moderation, as this is based on own performance of the school and thus a reasonably reliable, unbiased and the fair reference standard, ठीक है। जो प्री बोर्ड्स की हम बात कर रहे हैं वो, in schools where the students are appearing in the class 10 board exams for the first time and hence have no historical data available, the board will provide the detail for the district, state and national average of the last 2-year performance in the board exams, and the best performance in terms of overall average score from among the district, national and state averages will be taken as the reference year. अगर मान लीजिए किसी ने पहला साल ही है कि भाई इसी साल हमारा तो सीबीएसई का 10th है, तो हम क्या करेंगे, वो स्कूल क्या करेगी, उनके पास तो प्रीवियस को रिकॉर्ड ही नहीं है, तो स्टेट, रीजनल, डिस्ट्रिक्ट या नेशनल लेवल का जो एवरेज होगा उसको लुकआउट करते हुए उस डेटा को उनको दिया जाएगा और उस डेटा के बेसिस पे वो अपने स्कूल का रिजल्ट बनाएंगे, ठीक है। चाहे फिर उस नवोदया हो, केवीज हो या गवर्नमेंट स्कूल्स हो या इंडिपेंडेंट स्कूल्स हो, ठीक है। बोलो यहां तक क्लियर है? आप में से कोई ऐसा तो है ही नहीं यहाँ पर जिसका स्कूल का फर्स्ट ईयर हो इन 10th स्टैंडर्ड, राइट। चलिए तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है द ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल इन द स्पेसिफिक ईयर सब्जेक्ट वाइज विल बी मेड अवेलेबल टू द स्कूल बाय द बोर्ड इन द लॉगिन अकाउंट, और ये उनको प्रोवाइड किया जाएगा बोर्ड की तरफ से स्कूल्स को उनके लॉगिन अकाउंट के अंदर, कि वहां पर उनके पास ये डेटा अवेलेबल हो। नेक्स्ट देखिए, once the result committee finalize the marks on the basis of test or exam, it has to ensure that the marks of students are aligned with the broad distribution of marks provided by the board, ठीक है। तो जो भी बोर्ड ने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही वो मार्क्स फाइनलाइज हो जाए, उसके बाद वो इंश्योर करके उसे वो तरीके से पुट अप करने रहेंगे, राइट। To facilitate this and make it easy for schools, CBSE will prepare an online system in which school can enter the marks and check whether the marks allocated are conformity with the historical distribution। मतलब previous years में जो उनके marks थे, जो historical distribution है उसके अकॉर्डिंग जो मार्क्स वो फीड करेंगे, क्या वो कंपैरेटिवली सही है, ये बहुत एक्सेसिवली ज्यादा है, ये बहुत ही कम है, ये डेटा भी वहां पर उनको मिल जाएगा। जो आपके स्कूल के एग्जामिनर हैं जो उस डेटा को फीड करना शुरू करेंगे ऑनलाइन, तब उनको एक क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, राइट।
In case there is a mismatch, then the result committee shall have to revise the marks as the case may be, as per a consistent and objective criteria, which should also be documented in a rational document. और ये सब चीजें क्या किया जाएंगी, डॉक्यूमेंट किया जाएगा इन सभी चीजों को, ठीक है, कि जो भी आपके मार्क्स रखे जा रहे हैं, कम है ज्यादा है जो भी है, मान लीजिए एक्सेस मार्क्स रखे गए, मान लीजिए आपकी जो हिस्टोरिकल है वो ये कहती है कि आपके स्कूल से हाईएस्ट मार्क साइंस के अंदर 60-65 ही गए हैं, 60 to 65 हाईएस्ट मार्क गए हैं, और आप वहां पे उसके सामने 95 मार्क्स रख रहे हो, तो वहां पे एरर शो करेगा वो, और वो दिखा देगा कि देयर इज अ मिसमैच, ठीक है, बोलो क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब समझिए, इन केस ड्यू टू द स्क्यूनेस ऑफ रिजल्ट, the result committee find itself unable to fit the marks in the distribution given, it may decide to give weightage to the students' performance in class 9 and or other periodic evaluation including project based assessment, which are an objective measure of the academic performance of the students. मान लीजिए कि कोई ऐसा बच्चा है, यहाँ पे दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं, एक बच्चा जिसने 9th में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और 10th में उसका रिजल्ट खराब हुआ सो एंड सो रीजन से, कि भाई कोविड की वजह से, किसी भी रीजन से, राइट, तो स्कूल जानती है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ने में, लेकिन सो एंड सो रीजन से वो ये परफॉर्मेंस जो उसकी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, मतलब 10 to 15 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ 9th स्टैंडर्ड वो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखते हुए भी वो मार्क्स रख सकते हैं, इन दैट कंडीशन ओनली, ठीक है। और मान लीजिए ऐसा भी होता है कि किसी बच्चे के देखिए अगर 9th में परफॉर्मेंस खराब था और 10th में अच्छा है, तब तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन 9th में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और 10th में सो एंड सो रीजन से खराब हुआ है, स्कूल जानती है, जो एक पर्टिकुलर रीजन के साथ उनको, स्कूल को पता है, स्कूल के टीचर्स को पता है कि नहीं ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन इस रीजन की वजह से ये परफॉर्म नहीं कर पाया है, 10 to 15 मार्क्स का वेरिएशन आ रहा है, तो वहां पर वो 9th स्टैंडर्ड को रेफरेंस लेते हुए, बेस बनाते हुए वो इस चीज को कर सकते हैं आगे फॉर फर्दर मूव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे the second reference for moderation will be average marks for the school in board examination of the reference year as stated earlier, जैसे मैंने आपको बताया 2017-18 का डाटा लिया जिसमें हमने 94 या 95 मार्क्स हमने कंसीडर किए साइंस में, ठीक है। as stated earlier, the subject wise marks assessed by the school in 2021 should be within the range of plus or minus 2, within the range of plus or minus 2 marks for the subject in the reference year. However, the average marks in 2021 for all the 5 main subjects taken together should not exceed the average marks in the reference year. मतलब 5 सब्जेक्ट के जो एवरेज है, ठीक है, अगर 5 सब्जेक्ट का एवरेज मान लीजिए 480 आ रहा है, आपने 2018-17-18 ईयर लिया है जिसमें 500 में से 480 आपके स्कूल में एवरेज रहा है हाईएस्ट, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, आप फिर 480 को क्रॉस नहीं कर सकते हो, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बेंचमार्क लगा दिया 480 प्लस और माइनस आगे पीछे रहेगा प्लस और माइनस 2, दैट इज क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, if the average marks obtained in mathematics and science was 62 and 66 in the reference year, the average in mathematics assessed by 2021 should be in the range of 62 plus or minus 2, 62 plus or minus 2, that means ranging from 60 to 64 marks, and science for the 66 plus or minus 2, मतलब 64 भी हो सकते हैं 68 भी हो सकते हैं। While subject-wide variation is allowed, the average for the 5 main subjects should not exceed that the reference year. That means if it was 65 marks, then the average assessed marks for all the 5 subjects taken together in 2021 should not exceed 65 marks. अब यहाँ पर average marks सभी students के लिए जा रहे हैं। आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों का एवरेज कितना आ रहा था 2018 में और 2021 में, वो एवरेज भी वहां पर उनको मेंटेन करना रहेगा, मतलब ये थोड़ी सी तो कॉम्प्लेक्स है चीजें समझनी, राइट, इट इज नॉट दैट मच इजी इवन फॉर द स्कूल्स एंड इवन फॉर द स्कूल टीचर, ये इतना आसान नहीं रहेगा, राइट। चलिए अब आगे समझिए, both these checks will be available in the online system, and once the uploaded
school-based assessment marks are consistent with the board's policy and directives, the school will be able to finalize the marks on the board portal. In case marks are not consistent with the board policy, school will not be able to upload marks on the board portal. तो school वहां पर upload नहीं कर पाएगी marks को. बोलो यहां तक समझ में आया बेटा? जो चीजें यस सर। एक एवरेज हम लेके चल रहे हैं वो एवरेज वहां मेंटेन नहीं हो रहा है. वहां पे एवरेज आ रहा है 60 का और आप लगा रहे हो एवरेज 80 का, मतलब स्कूल 80 यहाँ से पुट अप कर रही है एवरेज में, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं इतना बड़ा मिसमैच होगा, तो वो वहां पर अपलोड नहीं होने देंगे मार्क्स. ठीक है, इट विल शो सम एरर्स. अब आगे समझिए. The above has been done keeping in mind that school principals and teachers are best placed to assess the student based on the performance of the student in the internal test or exams. They are expected to provide a fair and objective assessment of the student and have been given the autonomy and flexibility to do so. However, to take care of the variation in school level evaluation process, there is a need to standardize the scores across the schools through a process of moderation of marks. This is necessary in the interest of fairness and to ensure that the marks allocated are comparable and there is no adverse impact or undue gain for any student because of the methodology process of evaluation used by the individual school. तो यहाँ पर ये सब चीजें करने का रीजन ये है ताकि किसी भी स्कूल को कोई एड ऑन एडवांटेज ना हो या डिसएडवांटेज भी ना हो. इन सभी चीजों को, बिकॉज यहाँ पर स्कूल बहुत सारी हैं इंडिया में, एक दो स्कूल नहीं है, हजारों स्कूल हैं, राइट. तो वो सभी स्कूल्स बच्चों के साथ भी कोई अनजस्टिस ना हो और स्कूल भी अपना कोई अननेसेसरी जो एक एडवांटेज उठाने के चांसेस होते हैं वो ना ले. दैट्स व्हाई यहाँ पर ये सारे क्राइटेरियाज रखे गए हैं, ध्यान में रखे हुए. ठीक है. सेफ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब आपके जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन सभी रिकॉर्ड्स को सेफली रखा जाएगा अंडर द कस्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल फॉर सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन. फॉर फ्यूचर अगर कोई वेरिफिकेशन आता है उस चीज के लिए उसे रखा जाएगा संभाल के, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को जिसके बेसिस पे आपको मार्क्स अलॉट किए गए हैं. CBSE may depute a team to verify the documents and the process of allocating marks uploaded to ensure the correctness of the same. स्कूल ने जो मार्क्स रखे हैं वो सही हैं नहीं है, सही तरीके से यूज किए हैं वहां पर या नहीं किया है, उसके लिए CBSE किसी भी टीम को डेप्यूट कर सकती है वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को. ठीक है, तो वहां पर भी कोई गलती करने के चांसेस नहीं रहते हैं स्कूल की तरफ से, क्योंकि अगर स्कूल कोई भी गलती करती है तो स्कूल का एफिलिएशन भी कैंसिल हो सकता है, स्कूल के ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टी भी लग सकती है और जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन भी लिया जा सकता है. राइट. तो ये मैंने जो चीजें बताई आपको, ठीक है, फाइनेंशियल पेनल्टी भी हो सकती है एंड 10th स्टैंडर्ड का जो स्कूल का रिजल्ट है उसको भी रोका जा सकता है आपके. क्लियर है बेटा यहां तक? अब यहाँ पर जो भी डेटा अपलोड हो जाएगा वो फाइनल डेटा होगा. फिर एक बार डेटा अपलोड हो गया उसके बाद आप उसके अंदर या आपकी स्कूल उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकती है. वंस द डेटा इज अपलोडेड इट विल बी फाइनल. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, कैंडिडेट नॉट अपीयर्ड इन एनी असेसमेंट. मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है जो किसी भी असेसमेंट में नहीं बैठा है, उस केस में क्या करेंगे? If any candidate has not appeared in any of the assessment conducted by the school may conduct an online or offline or a telephonic one-to-one assessment, record documentary evidence to certify the recommendation. The student may be assessed objectively on that basis of the school out of maximum marks of each subject. तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसने पूरे साल कोई एग्जाम ही नहीं दिया है, राइट. तो पहली चीज तो ऐसा बच्चा जो इस पूरे साल एग्जाम नहीं दिया, डेफिनेटली कोई ना कोई मेडिकल रीजन होगा तभी बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया होगा, तो मेडिकल प्रूफ चाहिए. उसके बाद में स्कूल को ऑनलाइन ऑफलाइन या टेलीफोनिक लेवल पे उस बच्चे का एग्जाम कंडक्ट करवाना होगा और उसके लिए भी उनको डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे, प्रूफ रखना पड़ेगा कि हमने इस सो एंड सो रीजन से एग्जाम कंडक्ट करवाया है इस बच्चे का और इसके ये डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके बेसिस पे बच्चे के मार्क्स अलॉट किए जाएंगे. क्लियर है बेटा? Now, candidates with the benchmark disabilities. अब समझिए,
If any student with which benchmark disability has not appeared in any of the assessment conducted by the school may consider other activities such as portfolio, presentation, project, quiz, oral test, etc. done by such candidates during the session for assessment in place of online or offline assessment and record documentary एविडेंस इन सच केसेस। तो यहाँ पर मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसे किसी तरह की डिसेबिलिटी हो है या हो गई है, उसकी वजह से वो एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाया, उस कंडीशन में उसके जो प्रेजेंटेशन है, उसका जो पोर्टफोलियो है, या उसने कोई प्रोजेक्ट किया हो, या उसके क्विज है या ओरल टेस्ट है, उसके बेसिस पे भी स्कूल मार्क्स अलॉट कर सकती है। लेकिन उसमें भी उनको क्या करना पड़ता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने पड़ते हैं, राइट। अब समझिए, result of more than 5 subjects. In case a student has offered different subjects other than 5 major ones, painting, music, etc., or offered more than 5 subjects, then mean marks of the best 3 subjects out of maximum allotted marks after conversion, in case maximum marks are other than 80, may be awarded in these subjects. While calculating marks, maximum marks being allotted to the subject, be kept in mind. Details of maximum marks can be seen at this. तो देखिए यहाँ पर जैसे कि 5 जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, उसके अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट लिया है तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट क्राइटेरिया सेट किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ से मार्क्स आते हैं। और ये एक लिंक दिया हुआ है जहां पर जाके आप उसे देख सकते हैं डिटेल में, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा कुछ काम का नहीं है एज सच, ठीक है। ग्रेस मार्क्स बाय सीबीएसई। अब मान लीजिए किसी बच्चे के पासिंग मार्क्स जो यहाँ से जाने चाहिए स्कूल से वो नहीं गए, सपोज, ऐसे तो होने के चांसेस 0.001% है कि स्कूल की तरफ से 100 मार्क्स भेजे जाएं और उसमें भी बच्चा पास नहीं हो, ऐसे होने के चांसेस 0.001% है। वो तो फिर बच्चे पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन सपोज मान लो अगर ऐसा हुआ कि भाई कोई बच्चा है जिसने असेसमेंट के लिए किया लेकिन वो पास भी नहीं हो पा रहा है और वहां पे सीबीएसई मार्क्स अपलोड किए गए, तो सीबीएसई में अगर वो बच्चा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहा है पास होने का, तो अगर सीबीएसई के पास अथॉरिटीज हैं ग्रेस मार्क्स देने की, तो उन अथॉरिटीज का यूज करके उस बच्चे को पास किया जा सकता है, वहां पर उस बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। क्लियर है यहां तक सभी को? यस सर। अच्छा, अब समझिए, बोर्ड पॉलिसी फॉर क्वालिफाइंग क्लास 10 एग्जामिनेशन। इन केस आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ग्रेस मार्क्स पॉलिसी बाय द बोर्ड, any student is not able to meet the qualifying criteria, he or she will be placed in the essential repeat or compartment category. अगर मान लो ग्रेस देने के बाद भी बच्चा पास नहीं होता है, भाई ये तो बड़ी दुख की बात हो जाएगी कि ग्रेस देने के बाद ही बच्चा पास नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में उसको रिपीट करना पड़ेगा या फिर कंपार्टमेंट जो भी आ रही होगी वो उसको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कंडक्ट ऑफ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। So after declaration of result, school will conduct an objective type offline or online compartment examination based on the sample question papers provided by the CBSE. After assessment, school will upload the marks on CBSE portal for declaration of result. तो यहाँ पर एक बहुत ही important चीज जो छुपी हुई है उसको ध्यान से समझिए कि बेटा रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद कंपार्टमेंट आई है, बच्चे ने रिपीट करना पड़ेगा। मान लो कंपार्टमेंट आती है तो उस केस में 1 महीने बाद तुरंत ही एग्जाम हो जाता है। लेकिन यहां पर आप समझिए सीबीएसई ने ये बोला है कि भाई एग्जाम भी स्कूल को ही कंडक्ट करवाना पड़ेगा। इसका मतलब ये मान के चलो कि जुलाई अगस्त तक तो सीबीएसई 10th का एग्जाम लेने वाली नहीं है। ये तो यहाँ पे मैसेज क्लियर हो गया बिल्कुल, राइट। क्योंकि यहां पर भी क्या है, कंपार्टमेंट का एग्जाम भी कौन ले रहा है, स्कूल ही लेने वाला है, provided by the sample papers provided by the CBSE, उसके बेस पे वो एग्जाम लिया जाएगा और स्कूल अथॉरिटीज ही उस मार्क्स को फीड करके वापस से भेजेंगे। समझ में आ रहा है बेटा सभी को? यस सर। यस सर। परमिशन टू कंटिन्यू इन क्लास 11। सपोज मान लो आप सभी जानते हैं कि रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर रिजल्ट आने में टाइम लग जाता है तो बच्चा 11th स्टैंडर्ड में बैठना शुरू कर सकता है। Student is not able to meet the qualifying criteria, she or he may be allowed to continue in class 11 till the declaration of result of compartment examination by CBSE. जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता तब तक उसको 11th में अलाउ किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड है पॉलिसी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और प्रोवाइडिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक और रिवैल्यूएशन। देखो पहले क्या होता था कि आपका रिवैल्यूएशन वगैरह होता था और आप उसको चेक करते थे, करवा सकते थे, लेकिन इस साल
ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं होने वाला है. An assessment, as assessment has been done by the schools and the answer books have been shown or handed over to the students by the school, process of verification of marks, providing photocopy and re-evaluation scheme will not be applicable for session 2021. यहां पर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होने वाली है. ठीक है. दूसरी चीज, आप सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स बेसिक्स एंड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ये दो आ चुके थे. तो इन कंटिन्यूएशन टू द सर्कुलर नंबर, जो पहले सर्कुलर आया था 6/8/2020 को, उसके अकॉर्डिंग exemption has again been extended to permit mathematics 01 in class 11 if a student has offered mathematics basics in class 10. All other condition as stipulated in above said circular will remain same. मान लो किसी बच्चे ने बेसिक लिया था मैथमेटिक्स 10 स्टैंडर्ड में, तो वो बच्चा भी 11 स्टैंडर्ड के अंदर मैथमेटिक्स लेने सकता है, बिकॉज पहले ये जो सर्कुलर आया था उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग उन्होंने अलाउ किया है, तो वो अभी भी अलाउ किया हुआ ही है. ठीक है. Schedule of activities, the timelines given are be adhered to by the schools for the purpose of compilation and declaration of result which can be seen at annexure 4. ये हमारे काम का नहीं है, स्कूल के काम का है. इसके बाद ये सपोर्ट टू द स्कूल जो कि सीबीएसई प्रोवाइड करने वाली है, ये भी हमारे काम का नहीं है, स्कूल के काम का है. स्कूल अपने हिसाब से देखेगी कि सीबीएसई उन्हें क्या क्या हेल्प करने वाली है. राइट, ये आपके काम का है. स्ट्रीम इन 11. As per the scheme of studies of the board, students are allowed to offer any combination of subjects without any streaming. Hence, school should also follow the same. यहाँ पर देखिए, पहले जैसे एक सिस्टम था कि भाई साइंस स्ट्रीम है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना कंपलसरी होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आर अलाउड टू ऑफर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स. कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स को आप चूज कर सकते हैं as per the new education policy. बोलो यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर. यहां पर जैसे आप सभी जानते हैं, मैं रिपीट कर देता हूं बेटा, कि अगर आपको साइंस स्ट्रीम लेना होता था तो साइंस स्ट्रीम लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेते थे या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है. एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप कोई भी कॉम्बिनेशन का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं एंड स्कूल्स शुड ऑल्सो फॉलो द सेम. स्कूल्स को भी फॉलो करना रहेगा. ये समझ में आया? यहां तक हमने कंप्लीट कर ली हमारी काम की बातें. जो स्टूडेंट्स पर्पस से थी वो भी मैंने आपको बताई, जो स्टूडेंट्स और टीचर्स की पर्पस की थी वो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस की हुई है. राइट. स्टिल अगर आप में से किसी को कोई भी क्वेरी रह जाती है, यू कैन कॉल मी पर्सनली एंड यू कैन हैव योर डाउट्स क्लियर विथ मी. यू कैन कॉल मी एनी टाइम. ओके बेटा, सभी को क्लियर है? जो जो चीजें मैंने बताई सबको क्लियर है? कैसे क्या हो सकता है, प्री बोर्ड फिर से स्कूल कंडक्ट करवा सकती है. अगर उनको लग रहा है कि बच्चों के मार्क्स कम है तो प्री बोर्ड फिर से कंडक्ट करवाते हैं कुछ स्कूल्स. ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटीज होती हैं, बट डिपेंड ऑन स्कूल कि क्या हो सकता है इसके अंदर. बहुत बढ़िया. तो आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे और मैं इसका वीडियो लिंक आप सभी के साथ शेयर करूंगा. आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, जो भी आपके साथ के दोस्त हैं उनको भी बताइए इसके बारे में, जो कि हो सकता है उनको कंफ्यूजन हो इस चीज को लेके कि कैसे मार्क्स रखे जाएंगे. ठीक है. वी ट्राइड फॉर द यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग टुडे, बट समहाउ कुछ प्रॉब्लम थी ब्रॉडकास्ट के अंदर जिसकी वजह से वो लाइव स्ट्रीम नहीं हो पा रहा था प्रॉपर्ली. सो आई कैंसल्ड, क्योंकि वो बीच में सेशन खराब हो, उससे बेटर ये है कि हम एक जूम पर ही सेशन ले लें एंड आई विल अपलोड इट ऑन अ यूट्यूब चैनल. अपना जो IIM एजुकेशन का चैनल है उस पर मैं अपलोड करूंगा एंड आप इसे अपने सर. यस बेटा. सर अगर स्कूल वाले ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द सेशन. मजा आ गया आज आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके. आप लोगों के क्वेश्चन भी सही थे, बढ़िया. आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए सारे के सारे. ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे बाद में. बाय एवरीवन, टेक केयर. बाय सर.